नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 देख चुके हैं, जो आपका भारतीय इतिहास, करंट अफेयर और जैसे आपको यूपी पीएससी आरओ में आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल उसी के ऊपर जो है बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है। ये जीएस वर्ल्ड का जो है टेस्ट सीरीज है। तो पिछला टेस्ट सीरीज हम लोग इसी का देखे थे। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, जो आपको ज्योग्राफी के ऊपर जो है बेस्ट होगा। और इसमें भी जो है आपको यहाँ पे 140 ही नंबर का ये प्रश्न पत्र है। तो बिल्कुल जिस फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाया गया है। अच्छा, पिछला लेक्चर में जो है आप लोगों के लिए शाम को जो है एक लेक्चर अपलोड किया गया है कि यदि आरओ का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि इसको स्पेशली आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसका पूरा आपको सिलेबस जो है वहाँ पे बताया गया है। तो जाके आप उस सिलेबस जरूर देख लेंगे। 10-15-20 मिनट में आपको सिलेबस बताया गया है, तो उसे जाके जरूर देख लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, उसमें हमको कौन कौन सा पेपर जो है लिखना है। तो जैसे हम लोग देखे थे कि उसमें आपका 2 पेपर होता है। ठीक है, एक प्री हो गया, एक मेंस हो गया। प्री में 2 पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है और एक आपका जीएस का पेपर होता है। जीएस जो है 140 अंकों का है, जो अभी हम लोग जिस टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। इसके बाद एक हिंदी होगा, वो 60 अंकों का होगा। फिर मेंस में 3 सेक्शन था आपका। एक तो आपका जीएस का सेक्शन था, एज इट इज जैसे ये ऑब्जेक्टिव प्री में है वैसे ही मेंस में भी है। इसका खंड 2 जो है, इसमें आपका हिंदी है और इसमें 3 सेक्शन है। तीसरा सेक्शन इसमें था आपका निबंध वगैरह लिखना था 3 विषय पे। ठीक है, दूसरा सेक्शन जो है कुछ निक्षेपण वगैरह था। और पहला यहाँ पे एक और सेक्शन एज इट इज जैसे यहाँ पे हिंदी पूछा गया ऑब्जेक्टिव वही पूछा जाता है। तो स्पेशली अगर ओवरऑल बात किया जाए तो इस एग्जाम में आपको हिंदी और इसका नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ आपको निबंध लेखन भी आना चाहिए। ये आपका यहाँ पे सिलेबस हो गया। ठीक है, एग्जाम वगैरह के बारे में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे वैकेंसी लगभग 350 आने वाला है। तो जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं इसको, बिल्कुल जो है एक सीक्वेंस में आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को मैं बताया था कि उस ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बताया था पिछले में कि एक ग्रुप मैं बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, बस आपको यस लिखना है कमेंट बॉक्स में, जिससे हम देख पाएं कि आखिर कितने लोग जो है इस प्रोग्राम को लेकर इंटरेस्टेड है। आपको सारा कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके पैरेलल में यहाँ पे जो है एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच, यानी स्पेशल जो है जीएस के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री स्टार्ट किया गया है। और ये हिस्ट्री जो है आपको मेंस और प्री दोनों पर्पज से आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ आपको क्वेश्चन लिखने के लिए भी दिया जा रहा है। तो इस बैच से जाकर आप जुड़ सकते हैं। अभी इसका यहाँ पे 2-3 लेक्चर अभी आपका अपलोड हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे करंट अफेयर का डेली एक जो है 50 क्वेश्चन का सेट डाला जा रहा है। तो करंट अफेयर आपको पता ही है कि आजकल के एग्जामिनेशन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। 10-15-20 मिनट का लेक्चर होता है, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू होता है। एक रिवीजन पर्पज से जो है आप वीडियो इसको देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पे जो भी यूपीएससी का टेस्ट चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा धैर्य बना कर रखेंगे। ठीक है, यूपीएससी का भी आपको टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि इनका भी वोटिंग परसेंटेज जो है आरओ के बाद इनका भी था। लगभग जो है 38% जो है वोट इसके लिए लोग किए थे, तो वो भी कराया जाएगा। थोड़ा सा आप पैसेंस रखें। बाकी जो है कराया जा रहा है बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी आप लिख रहे हैं, यूपीपीसीएस लिख रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी तो सारे एग्जाम के लिए है। अब क्वेश्चन पूछने का क्या हो सकता है, तरीका बदल सकता है, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट बदल सकता है, बाकी तथ्य तो सारा में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जानकारी जो होगा वो तो अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जो है सोलर सिस्टम के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो सारा जो है कंटेंट सोलर सिस्टम का, चाहे आप यूपीपीसीएस के लिए पढ़े हैं, यूपीएससी के लिए पढ़े हैं, बीपीएससी के लिए पढ़े, सारा के लिए तो सेम ही होगा। बस क्वेश्चन पूछने का क्या यहाँ पे होगा, तरीका चेंज होगा। बाकी हर एक एग्जाम का एक नेचर होता है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी 69 लिखने वाले हैं, अभी ईपीएफओ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सिलेबस को बस मैच कर लेंगे, चूंकि हर एक टेस्ट पेपर के ऊपर आपका सब्जेक्ट लिखा ही रहता है। जैसे आपका ईपीएफओ में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और पहला जो लेक्चर हिस्ट्री का है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो है सिलेबस वगैरह देख लेंगे आप, और ईपीएफओ वाले भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। पॉलिटी भी उसमें रखा गया है। ठीक है, मैथ रीजनिंग वगैरह है ही आपका सिलेबस में। बाकी ईपीएफओ के लिए भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको परेशान नहीं होना। कुछ लोग कमेंट किए थे कि ईपीएफओ के लिए टेस्ट सीरीज कराया जाए, तो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का काम बस यही रहा कि लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मेरा टारगेट है कि अधिक से अधिक लोगों के पास जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचे, क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, और उनको जो है एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, ताकि उनका जो है
ये सफर जो भी एग्जाम का है वो थोड़ा आसान बन सके। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देखते हैं टेस्ट नंबर 2। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, आप लोग नंबरिंग कर ले 1 से लेके 140 नंबर तक। ठीक है, और साथ साथ पैरेलली मेरे साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे। यदि आपके पास OMR सीट है तो वहीं पे आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज जो है ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का जो है सही प्रयोग कीजिए। अब देखिए आपका सूर्य हो गया सोलर सिस्टम में, और आपको पता है कि सूर्य के नजदीक सबसे कौन ग्रह है, इससे दूर कौन है, इससे दूर कौन है। ठीक है, ऐसे करके तो आपको यहाँ पे क्रम लगाना है। यहाँ पे 4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम लगाना है। तो सबसे नजदीक तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, तो इससे नजदीक, सबसे नजदीक कौन हो जाएगा, आपका बुध हो जाएगा। बुध के बाद आपका क्या होता है, शुक्र होता है। शुक्र के बाद पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी के बाद जो है आपका मंगल आ जाएगा। ठीक है, और ये चारों सॉलिड है। ठीक है, एक ग्रुप इनका बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो मंगल के बाद आपका बृहस्पति देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का। ठीक है, बृहस्पति के बाद आपको शनि मिलेगा। शनि के बाद अरुण और वरुण। ठीक है, प्लूटो को इस जो है इससे बाहर निकाल दिया गया। तो 4 यहाँ पे हो गए, बृहस्पति 5 हो गया। इसके बाद आपका शनि 6, अरुण अरुण 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। ये सीक्वेंस आपको पता ही चल गया। अब आंसर आप आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे कर ले। तो देखिए, चलिए इसको जूम इन कर देते हैं हम। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर इसका बनाए आप लोग। और बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे दूरी से बढ़ती दूरी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए तो इन ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे बुध तो अवेलेबल नहीं है आपको, लेकिन शुक्र अवेलेबल है। तो सबसे पहले शुक्र हो जाएगा आपका। ठीक है, तो शुक्र यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, शुक्र के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पृथ्वी आ जाएगी, 3 हो गया। पृथ्वी के बाद बृहस्पति आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे शनि आ जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन देखें, 4 3 1 2 ऑप्शन सी में है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। जब दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है तब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया आपका पृथ्वी। पृथ्वी में बीच में वाला जो रेखा होता है कौन होता है, भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपका दिन और रात बराबर होता है तो सूर्य की किरणें जो है ये भूमध्य रेखा पे ही पड़ती है डायरेक्टली, जब दिन और रात आपको बराबर होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जो है क्या होगा, आपका 12 घंटा का दिन और रात होगा। ठीक है, वर्ष में जो है 2 बार ऐसा होता है आपको, 21 मार्च हो गया और 23 सितंबर। भूमध्य रेखा पर जो है सीधे लंबवत जो है सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग यहाँ पे केवल क्वेश्चन नहीं देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 140 क्वेश्चन तो डिस्कस होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ 250 फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो है सभी के लिए इसलिए मैं बताता हूँ काफी जरूरी है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, और आपको दिख रहा होगा। चलिए जूम इन कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग का कंप्लेन रहता है कि आपको आंसर जो है नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक तरफ जो है सिद्धांत वगैरह दिया गया है, और इस सिद्धांत के जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और इसी को आपको मैचिंग करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो निहारिका जो है परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, आंतरिक जो है धूल परिकल्पना, ये सब किसके द्वारा दिया गया है। निहारिका जो है ये लेप्लास के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद कर ले, इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जाएगा। निहारिका लेप्लास के द्वारा, तो एक है तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ये ग्रहाणु जो है परिकल्पना, ये किसके द्वारा किया गया था, चैम्बरेल और मेल्टन के द्वारा। तो यहाँ पे चैम्बरेल और मेल्टन है, 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 आप सॉल्व कर लिए, 3 और 1 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो अपना निहारिका परिकल्पना लैपलास ने दिया था। अब ए का क्या हो गया था, 3, और ए का 3 जो है हमको बी और सी में दिख रहा था। तो ए और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया था आपका। अब बी सी यहाँ पे बचा हुआ था। फिर चूंकि बी और सी दोनों में जो है 3 3 है, तब बी का आंसर यदि हमको पता चल गया तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी स्मार्ट जो है ये एक अप्रोच है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं हम लोग, इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जाता है। ये द्वैतारक जो है परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका रसेल और जो है लीटी लीटन के द्वारा। तो इसका 4 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे बचा अंतराग जो है धूल परिकल्पना। ठीक है, तो ये जो है ऑटो सीमेंट के द्वारा यहाँ पे, तो इसका 2 हो जाएगा। साथ साथ एक और आप याद रखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये सारा कुछ है। ठीक है, और ये कौन से है, प्रतिपादक है।
यानी पृथ्वी हमारी कैसे उत्पन्न हुई, उसी से रिलेटेड सारा सिद्धांत दिया गया है। बाकी जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप सुने ही होंगे, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इंडिविजुअली आप लोग याद करके रखेंगे, आपसे जो है एग्जाम में सब पूछा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतदार जो है चट्टान के विषयों में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपको सही है। पहला देखिए, किसके बारे में पूछा जा रहा है, प्रतदार चट्टान, यानी अवसादी चट्टान के बारे में। एक देखिए, एक अवसादी होता है, आपको आग्नेय चट्टान होता है, तो यहाँ पे परतदार चट्टान जो होती है उसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पे जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, यानी जलीय तंत्र ही इस चट्टानों के निर्माण के लिए क्या जिम्मेवार होता है, परतदार। परतदार चट्टान का मतलब क्या हुआ, परत दर परत जो है निक्षेप लाके किसी के द्वारा छोड़ा गया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया गया नीचे, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे कुछ निक्षेप आया, फिर यहाँ पे कुछ समय बाद एक और निक्षेप आया, फिर कुछ समय बाद जो है फिर निक्षेप आया, और इस तरह से जो है एक चट्टान का निर्माण हो गया। ये परत दर परत जो है चट्टान का निर्माण कैसे होता है, जलीय तंत्र के द्वारा ही होता है। ये बात क्या है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे सही निकल गया। आगे देखिए, इसके निर्माण के पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, तो ये भी क्या होगा, आपको सही होगा। परतदार चट्टानें जीवाश्म हीन होती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको गलत हो गया। इसमें जीवाश्म के अंश बिल्कुल पाए जाएंगे। आप देखिए, पहला परत इसका बना, ठीक है, कुछ इसमें जीवाश्म यहाँ रहेंगे, फिर दूसरा परत, तो इसमें जीवाश्म मौजूद होते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। इन चट्टानों में परतें पाई जाती है, तो नाम ही है परतदार, तो ये बिल्कुल लेयर में फॉर्म में होती है, तो ये तो होगा ही। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 2 4, और 1 2 4 ऑप्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आप देखें और आंसर करने का प्रयास करें। यदि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, सीख ले। निम्नलिखित में से कौन समूह संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पे और आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे नीस है, बालू का पत्थर है, चूना पत्थर है, सैल है, ठीक है। देखिए, बालू का पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सैल हो गया, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है, ठीक है, सब क्या है। जबकि नीस क्या है, एक आपका रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। तो नीस के निर्माण आपका गिरनाइट के निर्माण में होता है, तो ये क्या हो गया, इन सबसे अलग हो गया, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, आपको क्या बताना है, सक्रिय ज्वालामुखी बताइए, और यहाँ पे नीचे दिए गए कोड के हेल्प से आपको उत्तर चुनना है, ठीक है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, दिख रहा होगा अभी आपको ऑप्शन। यहाँ पे किलिमंजारो है, एटना है, मौना लोआ है, किलाऊ है। सक्रिय ज्वालामुखी आप सभी को पता ही होगा, वैसा ज्वालामुखी, ठीक है, जहां से जो है उद्गार हमेशा निकलते ही रहता है कुछ कुछ समय पे, ठीक है, इसी को क्या हम बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। तो देखिए, किलिमंजारो, किलिमंजारो आपको पता ही है कि तंजानिया में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एटना है, मौना लुआ है, किलाऊ है, ठीक है। एटना जो है आपको इटली में स्थित है, आपको सिसिली द्वीप में। मौना लुआ जो है हवाई द्वीप अमेरिका हो गया, ठीक है। ये सब जो है क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो किलिमंजारो है, ये ज्वालामुखी में अब उद्गार नहीं निकलता है, तो इसको हम लोग निष्क्रिय में रख सकते हैं, ठीक है, निष्क्रिय ज्वालामुखी बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है एटना हो गया, मौना लोआ, किलाऊ, यहाँ से उद्गार अभी भी निकलते रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बन जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है, रिएक्टर पैमाने हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर पैमाना का यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्टर पैमाना का आविष्कार जो है 1935 में चार्ल्स एफ जो है रिएक्टर के द्वारा किया गया था, और इन्हीं के नाम पे जो है इसको रिएक्टर पैमाना हम लोग बोलते हैं। और इसमें जो जनरली स्केलिंग यूज किया जाता है, 1 से 10 यूज किया जाता है। आप कभी न्यूज वगैरह में सुनते हैं कि भूकंप की तीव्रता जो है 3.2 रही, 6.2 रही, तो इन्हीं के बीच ये रेंज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल के सही अवरोही क्रम में। देखिए, यहाँ पे आपको महाद्वीपों का जो है क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। आपको पता ही है कि विश्व में जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, यहाँ पे कौन दिया, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। यहाँ पे देखिए एशिया वगैरह का दिया नहीं है, तो जो अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है उसी को देख लेते हैं। इन सभी में देखेंगे तो अफ्रीका जो है सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। अफ्रीका से छोटा कौन हो जाएगा आपका, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन में देखिए अफ्रीका हो गया, इससे छोटा उत्तरी अमेरिका हो गया, इसके बाद आपका अंटार्कटिका, और इससे छोटा आपको यूरोप, ठीक है। यूरोप का क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग जो है 99.3 लाख जो है, 99.38 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि यहीं पे अफ्रीका के यदि आप देखेंगे
तो ये 300 के करीब में है। ठीक है, क्षेत्रफल। उत्तरी अमेरिका देखेंगे तो 242 लाख वर्ग किलोमीटर है और अंटार्कटिका आपका 132 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहाँ पे है? प्रति व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। प्रति व्यक्ति में भूमि सबसे ज्यादा कहाँ है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो यदि बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, और तो विश्व बैंक जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रति व्यक्ति भूमि ज्यादा है, यानी लोग कम है और लैंड क्या है वहां पे ज्यादा है। ठीक है, यानी घनत्व तो कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? यानी जो आपका महाद्वीप है उसमें मैदानी भाग सबसे ज्यादा है, पर्वत पठार मैदान नदी यही सब तो होता है आपका जनरली जो है किसी भी एरिया में। ठीक है, तो मैदानी भाग सबसे ज्यादा इनमें कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो ये जो आपको यूरोप में है। ठीक है, यूरोप और जो है दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो मैदानी भाग अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बताइए प्रतिशत के आधार पे। ठीक है, तो प्रतिशत के आधार पे यदि आप देखेंगे तो यूरोप में मैदानी भाग सबसे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए कि मैदानी भाग सबसे ज्यादा कहाँ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा यदि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए। लेकिन प्रतिशत में पूछा जाए तो यूरोप हो जाएगा। कुछ लोग को ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये आपका यूरोप हो गया और ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका जो है यूरोप से बड़ा है, आपको पता है। ठीक है, तो मैदानी भाग यहाँ पे जो है ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैदानी भाग जो है, अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पे मैदानी भाग जो है 100 एकड़ में 70 एकड़ में है, एक एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे जो है 80 एकड़ में है। यहाँ पे जो है आपको मान लीजिए 60 एकड़ में है फैला हुआ। ठीक है, लेकिन इसका जो है टोटल क्षेत्रफल 120 एकड़ है और इसका टोटल कितना है? 100 एकड़ है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 80 एकड़। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल ऐसे ही लिए है, अभी तो आपको जैसे क्षेत्रफल हम बताए भी थे थोड़ी देर पहले। मान लीजिए कि 70 एकड़ जो है, 70 एकड़ में यूरोप फैला हुआ है, 120 एकड़ में उत्तरी अमेरिका फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिणी अमेरिका। तो ये 120 में 80 एकड़ क्या है आपको? मैदानी भाग है। और यहाँ पे 70 में, सॉरी यहाँ पे जो है आपको, क्या मैं लिखा था, यहाँ पे टोटल जो है आपको मान लीजिए 100 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे 70 में आपको फैला हुआ है। प्रतिशत जब निकालेंगे तो 100 का 70, यहाँ पे 70% आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यदि देखेंगे 120 में आप यहाँ पे 80 जब निकालेंगे तो ये देखिएगा तो आपको लगभग आएगा ये 6 दूनी 12, 2 6 12 हो गया, 4 जीरो, ये 400 बटा 6, 6 1 36, 6 6 9 48। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा मैं गड़बड़ ले लिया हूँ। ठीक है, इसमें बढ़ा लेते हैं हम लोग, इसमें जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 120 में 90 एकड़ हम लोग कर लेते हैं, चाहे चलिए 100 कर लेते हैं। 100 कर लेंगे तो यहाँ पे जो है 100 बटे कितना 120 आ जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 100, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 80% से ज्यादा आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 120 एकड़ के सब इसके पास लैंड है और 90 एकड़ में मैदानी भूमि भूमि है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, कुछ डाटा जो है यहाँ पे सही तरीके से नहीं लिया गया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये हो गया आपका यूरोप। ठीक है, और ये हो गया आपका मान लेते हैं दक्षिणी अमेरिका। अब यूरोप मान लीजिए कि 50 एकड़ में जो है फैला हुआ है टोटल, और ये आपका जो दक्षिणी अमेरिका है ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है 50 में जो है आपका मान लीजिए 45 एकड़ में मैदानी भूमि है। ठीक है, और यहाँ जो है 100 में मान लीजिए आपको ये 70 एकड़ में मैदानी भूमि है। ठीक है, जब आप प्रतिशत निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 बटे 50 इंटू 100, यानी ये हो गया 50 दूने 100, यानी ये 90% हो गया। यानी 90% भूमि में क्या है? मैदानी भाग है केवल। यहाँ पे जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 100 में 70 निकालेंगे इंटू 100 कीजिए तो ये कितना आएगा? 70% आएगा। अब देखिए परसेंटेज के आधार पे यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप, तो यहाँ पे 90% आ रहा है कहाँ पे? यूरोप में। तो प्रतिशत के आधार में तो यूरोप हो गया, यहाँ पे प्रतिशत के आधार पे कम है, लेकिन टोटल अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो ये तो मात्र 45 एकड़ में है, जबकि यहाँ पे 70 एकड़ में है।
एरिया वाइज क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। आई थिंक अभी आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है, अब आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। विश्व की सर्वाधिक जो है लंबी पर्वत श्रेणी इनमें कौन है? यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या पूछा जा रहा है, लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है। देखिए, अगर ऊंची पर्वत श्रेणी पूछा जाता, आंसर अलग हो जाता। लंबी पर्वत श्रेणी ये कौन है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है। एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका में जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे ये एंडीज फैला हुआ है, ठीक है। मैप वगैरह में आप देखे होंगे, ठीक है। इसका जो है लंबाई लगभग जो है 7200 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे एंडीज का, ठीक है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर अगर एंडीज का पूछा जाएगा, ये आपका आकांका गुहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एंडीज पर्वत का सबसे ज्यादा विस्तार आपको चिली में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाता सर्वाधिक लंबा नहीं, ऊंची पर्वत श्रृंखला, तब ये क्या आंसर हो जाता, आपको पता है, हिमालय हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। अब देखिए, जो भी पर्वत श्रेणी होता है, ये जरूरी नहीं कि एक ही देश में फैला होगा। इस पर्वत श्रेणियों का विस्तार जो है बहुत सारे देशों में होता है, तो इनमें पूछा गया अल्पस पर्वत श्रेणी। देखिए, अल्पस पर्वत श्रेणी देखेंगे तो यूरोप के मध्य में स्थित है, और इसका विस्तार देखेंगे तो आप फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका अगर सर्वोच्च शिखर पूछा जाएगा तो माउंट ब्लैंक है, ठीक है। तो ये जो है इंग्लैंड में आपको इसका विस्तार यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। बाकी फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में आपको, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ मरुस्थल है और एक तरफ देश है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है आपको? मंगोलिया में। काराकोरम जो है तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। और तकला मकान जो है आपको उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए, तो ये तकला मकान जो है ये उज्बेकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको गलत हो गया। तकला मकान जो है आपका मरुस्थल चीन में, आपको चीन के जो जिजियांग प्रांत में देखने को मिलेगा। बाकी सब यहाँ पे जो है आपको सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। एक तरफ देश है और एक तरफ घास का मैदान है, ठीक है। यहाँ पे आपको सही बताना है। केनिया में कैंपोश है, ठीक है। अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज। देखिए, स्टेपीज तो यूरेशिया में है आपको, ठीक है। सवाना जो है केनिया, तंजानिया में आपको देखने का, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में देखने को मिलता है। कैंपोस जो है ब्राजील की उच्च भूमि में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना में तो पंपास है, बिल्कुल सही है। ये कैंपोस जो है केनिया में आपको देखने को नहीं मिलता है, ये ब्राजील की उच्च भूमि में पाया जाता है, ये तो गलत हो गया। वेनेजुएला में क्या सवाना घास का मैदान है, तो ये भी गलत हो गया, ये केनिया और तंजानिया में आपको पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज है, क्या स्टेपीज आपको पता होना चाहिए, यूरेशिया में है। ये सब बात भी याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अंग है, ठीक है। तो ये मैपिंग वगैरह से आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखेंगे तो सोमालिया प्रायद्वीप आएगा, पूर्वी अफ्रीका, तिकोनोस निकला हुआ एक भाग है ये, और एक हॉर्न के जैसा ये इसका आकृति यहाँ पे बना हुआ है। इसमें आपको कौन कौन से देश शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। इसमें आपका सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, इथोपिया, इरिट्रिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है ये बताना है आपको। अब यहाँ पे राजधानी वगैरह दिया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या बताना है आपको, गलत बताना है। युगांडा का राजधानी आप सभी को पता है कंपाला है, और यहाँ पे अबूजा दिख रहा है, तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सब तो यहाँ पे सही है। अबूजा जो है किसका राजधानी है, ये नाइजीरिया का है, ठीक है। बाकी जाम्बिया लुसाका हो गया, नामीबिया बिढाक हो गया, घाना जो है अकरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ठीक है, ये पूछा गया है भूमध्य सागर से किसकी सीमा नहीं मिलती है। तो ये नाइजर का जो सीमा होता है भूमध्य सागर से आपको नहीं मिलता है। तो मैपिंग वगैरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, खैर वो जो हम लोग एनसीईआरटी वाला बैच अभी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया, वहाँ पे आपको मैपिंग ही कराया जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल पे बस बने रहें, आपके लिए सब कुछ काम यहाँ पे बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस में कराया जाएगा।
ग्रेट जो है साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सीधे आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। और ये मशहूर क्यों है? इसका लवणता काफी ज्यादा है, 220% यहाँ पे लवणता देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपको, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? ठीक है, तो ये भी डायरेक्शन वाला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नदियों का एक उद्गम होता है और एक नदियों का क्या होता है? प्रवाह होता है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर कहने का मतलब जैसे यहाँ पे ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो कुछ नदियाँ आप देखेंगे तो कुछ नदियाँ जो है दक्षिण की ओर जाएंगी, ठीक है, और कुछ नदियाँ आपको उत्तर की ओर जाएंगी। तो यहाँ पे आपको दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी को जो है पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपका आंसर जो बन जाएगा वो साल्विन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे तो यामूर है, लीना है और वो है, ये सब जो है आपको उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो आप सभी को पता है ये सुपीरियर झील है आपको, ठीक है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है स्थित है ये। और इसका क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे ये भी वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 82,097 वर्ग किलोमीटर है लगभग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? अब आपको पता है कि सूर्य से जो रोशनी आती है हमारे पास तो उसमें रेडिएशन वगैरह मिलता है, तो ये कौन जो है आपका रक्षा करता है, यही पूछा गया है। देखिए, ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ओजोन परत हो गया, ठीक है। आपको पता है कि ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से जो निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, वो काफी हमारे के लिए हानिकारक होता है। और ये पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसी के 15 से 35 किलोमीटर में ये आपको पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन परत, यानी ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखिए, फिर यहाँ पे जो है सुमेलित करना है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आपको, ये सब यहाँ पे जो है घास का मैदान फिर से आपको ये जो है आपको चक्रवात और उनका देश दिया गया है कि कौन सा चक्रवात जो है किस देश से को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पे विली विली है, तो विली विली आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, तो ये ए का तो आपको दो हो गया, ठीक है। हरिकेन, हरिकेन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, तो बी का 4 हो जाएगा। टाइफून जो है आपको ये चीन में, एक हो गया। और बागियो, बागियो जो आपको हो गया फिलीपींस के लिए, तो ये 3 हो गया। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन देखें, 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत ही ढूंढना है आपको, ठीक है। हॉर्न है आल्पस पर्वत, सीमूस जो है अरब मरुस्थल, यहाँ पे शांता आना न्यूजीलैंड, और खमसीन जो है मिस्र, गलत बताना है। तो सिमुम जो है अब ये रेगिस्तान में चलने वाला शुष्क पवन है आपका। यहाँ पे सांता आना जो दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाला ये शुष्क स्थानीय पवन है। खामसीन जो है मिस्र में प्रभावित होने वाला गर्म हवा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गलत कौन सा हो गया आपका? ये सांता आना हो गया, ठीक है। ये क्या दिया है? न्यूजीलैंड दिया है, जबकि है कहाँ का ये? दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाला एक शुष्क अस्थायी पवन है वहां का। तो ये गलत हो गया और यही आपका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी पे किसका जो है फैलाव है ये पूछा गया है। तो आपको ये पता है कि पृथ्वी पे अगर देखेंगे तो लगभग 1/3 भाग जो है शुष्क प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा इन ऑप्शनों में। बाकी क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि रेशम उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक उत्पादन, भंडारण, इस सब का एक वीडियो बना हुआ है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको आप जाके देख लेंगे। तो रेशम उत्पादन में यहाँ पे भारत का विश्व में स्थान पूछा जा रहा है, ये जो है दूसरा स्थान है, ठीक है। रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न देशों में से जो है कौन विश्व में लौह एस का बृहत्तम उत्पादक है?
यानी लौह जो है अयस्क जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? देखेंगे 2022 का अगर डाटा देखेंगे लौह अयस्क का, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसके बाद आपका ब्राज़ील, फिर चीन और फिर आपका भारत। आगे देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है? ये पूछा जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो है आपका, ये कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार अवस्थित है कहाँ पे? तो आपको पता ही चल गया होगा आंसर, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये भंडारण पूछा गया है आपको, इसी क्वेश्चन में अगर उत्पादक यदि पूछ दिया जाता तो आपका आंसर बदल जाता और आपका आंसर क्या हो जाता? कजाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बुशमैन का संबंध किससे है? ठीक है, बुशमैन जो है एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और ये जो आपको कलहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे वाला एरिया है, वहीं ये देखने को मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, बली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, आपको गलत बताना है यहाँ पे, बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। देखिए भारत का पोजीशन क्या है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी हो गई, यहाँ भूमध्य रेखा हो गया, तो भारत की स्थिति तो यहीं पे है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही भारत का पोजीशन है। बिल्कुल ही ये सही बात है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे सही हो गया आपको, लेकिन यहाँ पे गलत बताना है। ठीक है, दूसरा देखिए, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये दूसरा क्या हो गया आपको? ये गलत हो जाएगा। समूचा भारत जो है उष्णकटिबंधीय में नहीं स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो बिल्कुल सही है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है किन किन राज्यों से लगती है? तो मैपिंग देखिए, ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मैपिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो इसका सीमा किस किस से लगता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे असम आ जाएगा ऊपर आपका। ठीक है, यहाँ बगल में असम आ जाएगा, यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका झारखंड बिहार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख ले आप, मैप वगैरह तो सबके पास होगा ही, आप लोग मैप को जरूर जो है एक आध सप्ताह में एक बार कभी कभी देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, असम हो जाएगा, सिक्किम भी हो जाएगा, बिहार भी हो जाएगा, झारखंड और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं लगता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 33, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो कौन राज्य है यहाँ पे कि दो देश का सीमा वो स्पर्श कर रहा है? ठीक है, तो उत्तराखंड और आपका मिजोरम हो गया। यहाँ पे जो है लद्दाख था, तो लद्दाख देखेंगे तो ये भी सीमा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान और चीन के साथ, ये तो तीन देश के साथ सीमा शेयर करता है। सिक्किम देखेंगे तो भी तीन देश के साथ करता है, नेपाल, चीन और भूटान के साथ। ठीक है, यहाँ पे असम जो है आपका बांग्लादेश और भूटान के साथ करेगा। चलिए, बाकी जो है एक मिजोरम बचा, तो मिजोरम जो है आपको बांग्लादेश म्यांमार के साथ करता है। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका बी ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे आपको गलत ही बताना है। ठीक है, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे है। देखिए पश्चिमी घाट यानी ये क्या हो गया आपका? पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, तो इसका बोल रहा है उत्तरी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है ज्यादा ऊंचाई पे है क्या? यही पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ही चूंकि गलत हो गया तो आपका आंसर इसका ये बन जाएगा। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी जो आपको पता है कि आनामोडी चोटी है। ठीक है, और ये दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा, तो भारत का यदि पूछा जाए तो यह है गार्डविन अस्टीन है। ठीक है, पर्वत शिखर जो है गार्डविन अस्टीन K2 के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, और इसका ऊंचाई लगभग कितना है? 8611 आपका मीटर। अभी तो एक्चुअली में ये पाकिस्तान का अवैध
जो है कब्जे में है ये। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी जो अगर पूछा जाए, इसी में आपका हो जाएगा ये कंचनजंगा, 8,000 जो है 598 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी तो आपको बताइए हिमालय हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 36। देखिए, निम्नलिखित जो है केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी सबसे छोटा होगा उससे बड़ा, ऐसे करके आपको व्यवस्थित करना है। देखिए, आपको अगर पता है तो इसमें लद्दाख जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है एक्वायर करता है। ठीक है, तो लद्दाख जो है यहाँ पे ऑप्शन, चलिए मिनिमाइज कर देते हैं, अभी आपको दिखेगा। तो लद्दाख सबसे अधिक है, चलिए लद्दाख तो सबसे अधिक हो गया। लद्दाख से छोटा जो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, ये तो है नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? अच्छा, जम्मू कश्मीर तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। ठीक है, उससे कम जो है आपका अंडमान एंड निकोबार है, तो चलिए लद्दाख से कम अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, उससे कम जो है दिल्ली है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ दिया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये तो होगा ही नहीं। बाकी ऑप्शन डी देखते हैं, तो लद्दाख हो गया, लद्दाख से कम अंडमान और उससे कम जो है दिल्ली या फिर चंडीगढ़। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा इसको, ये केंद्र शासित प्रदेश का है। लद्दाख का जो है क्षेत्रफल 59,146 जो है आपको स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर का है, और जम्मू कश्मीर जो है फैला हुआ है आपका 42,241 वर्ग किलोमीटर में। और इसके बाद अंडमान निकोबार है आपका 8,249 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे जो है 1,484 स्क्वायर किलोमीटर के साथ आपका दिल्ली हो गया। और उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों जो है मर्ज हो गया, आपको पता ही है। ये 603 आपको स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके नीचे आप देखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा पुदुचेरी, 479 वर्ग किलोमीटर। इससे छोटा आपका चंडीगढ़, 114 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि सबसे बड़ा जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। सबसे छोटा तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? लक्षद्वीप, मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या बताना है आपको? गलत बताना है। भारत के संविधान के अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा जो है नहीं है। आपको पता है कि भारत में 8.6% जनजाति पाई जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए, कुल जनजाति आधे से अधिक भाग में उत्तरी पूर्वी भारत में है। ये क्या हो गया आपको? यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में प्रमुख जनजाति है। टोडा कहलाने वाली लोग नीलगिरी क्षेत्र में, ये सब सही है। ठीक है, और भारत के संविधान में कहीं भी अनुसूचित जनजाति को डिफाइन नहीं किया गया है, ये भी बात आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, नदी तंत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र में उद्गमित होती है, जिसका उद्गम जो है मैदानी क्षेत्र में होता है, यानी पहाड़ों पठार से कहीं उद्गम नहीं होता है, यही पूछा गया है। तो सोन तो आपको पता है कि सोन का उद्गम जो है यहाँ पे पहाड़ पठार से ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। ये जो गोमती हो जाएगा। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम जो है ये गोमन ताल झील है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, वहीं से होती है, तो यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे आपको सही बताना है। ठीक है, लोनार झील जो है राजस्थान में, तो गलत हो गया। लोनार कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान, ये भी गलत हो गया। ये गुजरात दिया हुआ है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। सूरजकुंड झील, ये कहाँ पे आपको? ये हरियाणा में है। ये क्या दिया है? उत्तराखंड, तो ये भी गलत हो गया। हमीरसर झील गुजरात, यही क्या है आपको? सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत के जो है किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? ठीक है, शीतकाल में यहाँ पे बारिश पूछा जा रहा है। देखिए, ये भारत हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये ऊपर नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। ठीक है, ये रफ जो है मैप ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे एक उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा आपका? ये उत्तर हो गया, और ये पश्चिम, यानी ये वाला क्षेत्र का बात कर रहा है। उत्तर पूरब, यानी आपका ये वाला क्षेत्र हो गया। दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण ये हो गया, और पूरब ये हो गया, यानी इस क्षेत्र की बात की जा रही है। अब इसमें जो है शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो शीतकाल में देखेंगे जनरली आप ध्यान देंगे तो आपको उत्तर पश्चिम में जो है बारिश देखने को मिलती है, ठीक है, और दक्षिण आपको पूरब में भी, ठीक है, दक्षिण पूरब में भी ये देखने को मिलती है। उत्तर पूरब में जो है ये शीतकाल में बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहाँ पे जलाशय है और राज्य है और आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए भद्रा जलाशय, ठीक है, ये कर्नाटक में है, तो चलिए एक का तो एक ही हो गया। भवानी सागर ये तमिलनाडु में है, तो ये 4 हो जाएगा। गांधी सागर जो है आप सभी को पता ही है, मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप जो है सागर, ये कहाँ पे, राजस्थान में है। तो 1 4 2 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1 4 2 3 ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखिए, किस राज्य द्वारा भारत में जो है सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? किस राज्य के द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, पूछा गया है। भारत में देखिएगा तो रबड़ के उत्पादन में सबसे जो है अच्छा स्थान केरल का है, ठीक है। और पूरे भारत में अगर बात करेंगे तो ओवरऑल जो है रबड़ उत्पादन में केरल का अकेले हिस्सा है, 75% लगभग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है मसालों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ठीक है, 2020-21 का अगर आंकड़ा का हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको राजस्थान, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर जो है 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है, ठीक है, आपको बताना है। देखिए सुनहरी क्रांति उद्यान जो है कृषि, ठीक है, ये तो आपको सही सुमेलित है। लाल क्रांति प्याज उत्पादन से, ये तो गलत हो गया। लाल क्रांति जो है आपको मांस और टमाटर उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति टमाटर उत्पादन, ये गलत हो गया। गुलाबी जो है प्याज उत्पादन या झींगा मछली का उत्पादन से होता है। काली क्रांति काली मिर्च से, ये भी गलत हो गया। काली क्रांति जो है किससे है, पेट्रोलियम उत्पादन से है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक से होता है। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से होता है। भारत में जो है 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य बताना है, तो वो आप लोग लेक्चर जाके देख लेंगे, इस तरह का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कोयला उत्पादन में पूछा जा रहा है टॉप 2 पे कौन है, ठीक है। उत्पादन में ध्यान देंगे तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है और फिर उड़ीसा है। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ जो है आपका 158 मिलियन टन, जबकि उड़ीसा जो है 154 मिलियन टन जो है उत्पादन करता है। तीसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है, चौथे पे झारखंड आ जाएगा, पांचवे पे तेलंगाना आएगा। निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिए अगर देखेंगे भारत का तटीय रेखा का लंबाई, ठीक है, ये आपका भारत हो गया, तो जनरली यही तो तट वाला रेखा है, ये जो समुद्र के तट पे है। तो इस टोटल जो है तटीय रेखा का लंबाई जो भारत का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,500 जो है आपका 16.6 किलोमीटर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अच्छा ये जो है तटीय रेखा का लंबाई 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश का सीमा शेयर करता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इधर केंद्र शासित प्रदेश भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तमिल आ जाएगा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो है क्या करना है, घटते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिए तो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिल हो गया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखेंगे आप तो पश्चिम बंगाल जो है आपका 157 किलोमीटर मात्र बाउंड्री शेयर करता है, सबसे कम, ठीक है। इससे ज़्यादा उड़ीसा जो आपको बाउंड्री शेयर करता है समुद्र के साथ 476। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तमिल जो है 906 और आंध्र प्रदेश आपका सबसे अधिक 973, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, उससे कम तमिलनाडु, उससे कम महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार का कोयले का भंडारण है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बिटुमिनस देखने को मिलता है गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है। और भारत में जो है अधिकतर जो है गोंडवाना क्षेत्र में बिटुमिनस लगभग 90% यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, कोयले में जो है कार्बन का जितना मात्रा होता है वह उतना अच्छा कोयला आपको माना जाता है। उसके आधार पे 4 भागों में कोयले को बांटा गया। भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा टीन उत्पादन कहाँ होता है? ये आपको छत्तीसगढ़ में होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ भी सुमेलित करना है, कोयला क्षेत्र है
और ये किस राज्य और क्षेत्र में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, आपको ऑप्शन दिख जाए। देखिए जो सिंगरौली होता है आपका, ये कोयला क्षेत्र, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये सोन घाटी वाला क्षेत्र हो जाएगा। एक का तो 4 हो गया। बाकी झरिया जो है यहाँ पे, ये झारखंड हो जाएगा। सिंगरेनी हो गया, देखिए एक सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है, तो सिंगरौली सोन घाटी हो गया, और सिंगरेनी जो है ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोदावरी घाटी में पड़ जाएगा। और लास्ट बचा कोरबा, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी। 4 3 1 2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 देखते हैं। सिंगरेनी जो है आप ध्यान देंगे तेलंगाना वाले क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि भारतीय जो है भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग कौन सा है, माने भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अगर देखेंगे प्रतिशत के आधार पे भारत में, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कछारी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रतिशत में 40%, और अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो आपका 15 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करके जो है उत्तर बताइए। चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा आपको, नीचे ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो द्वितीय हरित क्रांति के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 1990 के दशक में देखेंगे तो द्वितीय हरित क्रांति का अवधारणा आया भारत में। ठीक है, सदाबहार क्रांति का जो है बात आया, तो इसी से रिलेटेड आपको बताना है। देखिए, इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों का उत्पादन में वृद्धि करना था। ऐसा कुछ बात यहाँ पे नहीं था, ये तो नहीं होगा। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन को शामिल किया गया था, ये बात सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकों का विस्तार करना है। ये दोनों सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 52। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कथन और कारण है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए पहला है कि भारत में पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट धान के उत्पादन में अधिक होता है। देखिए भारत का जो है पश्चिमी घाट हो गया और पूर्वी तट हो गया, तो बोल रहा है कि पश्चिमी तट जो है तुलना में पूर्वी तट में धान ज्यादा होता है, यानी इधर जो है धान का उत्पादन ज्यादा होता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, तो सही है। भारत के पूर्वी तट पे पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये कह रहा है कि पूर्वी तट जो है यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है पश्चिमी तट की तुलना में। ये क्या हो गया, आपको आंसर गलत हो गया। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो बारिश जो है अपेक्षाकृत यहाँ देखने को ज्यादा मिलता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, आर गलत, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय जो है शकभाजी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए शकभाजी यानी सब्जी के लिए अनुसंधान जो है, यहाँ पे सब्जी वर्ड यूज कर सकते हैं आप। सब्जी अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ पे है, ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो 1999 में इसको स्थापित किया गया था। इंडियन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, और ये भारत सरकार के जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, भी बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ शिपयार्ड है और एक तरफ राज्य है। ठीक है, गार्डन जो है रिच शिपयार्ड, ये जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, कलकत्ता वहीं पे हो गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई में, ये आंध्र प्रदेश में है, गलत हो गया। कोचिन शिपयार्ड आपका केरल में है, तो ये तमिल दे रहा है, ये भी गलत हो गया। मजगांव शिपयार्ड गोवा में, ये क्या हो गया जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है। तो सही ही बताना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है और बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। सागौन जो है, देवदार है, सुंदरी है, सिनकोआ है, ये सब जो है किस एरिया में जनरली पाए जाते हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है, सागौन का विस्तार अगर देखेंगे तो अधिकांश विस्तार जो है मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सागौन का विस्तार जो है कहाँ पे हो जाएगा आपको, मध्य भारत में, तो 1 का 2 हो जाएगा।
बाकी देवदार जो है हिमालय के उच्च क्षेत्र में देखने को मिलेगा देवदार। सुंदरी जो है आपको ये सुंदरबन में, और सीन आपको कोआ, सीन कोआ जो है हिमालय के क्षेत्र में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 56। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? ठीक है, तो मरुस्थल का राजा इन ऑप्शन में देखें, आप बबूल है, ब्यूटिनिया है, यूक्लिप्टस है, खेजरी को बोला जाता है मरुस्थल का राजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा जो है जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? ठीक है, कर्नाटक में कौन अवस्थित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे डुडुमा जो है ये कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। डुडुमा जो है आपको मचकुंड नदी उड़ीसा में स्थित है, बाकी सब कर्नाटक में ही है। यहाँ पे गोकाक है, तो एक घाटप्रभा नदी कर्नाटक में ही है। शिव जो है समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में ही है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, शिव समुद्रम। और जोग भी है कर्नाटक में, ये शरावती नदी पे है। तो ये जो है शिव समुद्रम, जोग और गोकाक, ये सब क्या है, कर्नाटक है, जबकि डुडमा कहाँ पे है, उड़ीसा में है। आगे देखिए कथन कारण दिया गया है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, देखिए भारत मूलतः जो है एक मानसूनी देश है। ठीक है, तो भारत जो है मानसूनी देश है, इसमें कोई शक है नहीं। यहाँ का जलवायु जो है मानसून जलवायु होता है, पहला तो सही है। भारत जो है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? यानी आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, गलत ढूंढना है। ठीक है, एक तरफ जो है यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है और एक तरफ राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे नुमालीगढ़ जो है ये आपको असम में है, ये तो सही है। बरौनी जो है ये आपको बिहार में है, भी सही है। नागापट्टनम ये आपको तमिलनाडु में है, भी सही है। नून माटी गुजरात में, ये आपको कहाँ पे है, तेल शोधन कारखाना, ये आपको असम में है। ठीक है, यही गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका यही बन गया। बाकी क्वेश्चन नंबर चलिए 60 देखते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पे भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? ठीक है, जल संयंत्र जो है कहाँ स्थापित नहीं है? देखिए परमाणु ऊर्जा के लिए भारी भारी जो है जल संयंत्र यानी D2O की बात की जा रही है, बहुत जगह स्थापित भारत में देखने को मिलेगा। हाजीरा गुजरात में, आपको गुजरात में ही बड़ौदा है, उड़ीसा का तालचेर वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पूछ रहा है कहाँ नहीं है, तो ये कैगा में आपको नहीं है, बाकी तालचेर में है। ठीक है, ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। हजीरा जो है कहाँ पे है, गुजरात में है। कोटा और थाल यहाँ पे भी ये राजस्थान में है, और यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। कैगा जो है आपको परमाणु जो है विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारी जल को लेकर बात किया जा रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पे है? ये आपको कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, 1980 में इसका स्थापना हुआ था नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन जो है आपको सही सुमेलित नहीं है। पहला है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी क्या है आपको सही है। जनसंख्या दिवस ये आपको 11 जुलाई दिया है, और ये क्या हो गया आपको, ये भी सही है। वानिकी दिवस 22 मार्च। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपको, गलत हो गया। वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो गलत ही बताना था, तो गलत आपका ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, अजैविक घटक नहीं है पूछा जा रहा है। प्रकाश है, मृदा है, कार्बोहाइड्रेट और उत्पादन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये उत्पादन, बाकी ये सब है ही। देखिए एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक, तो ये सारा जो है अजैविक में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63। यहाँ परियोजना है और ये कब प्रारंभ किया गया था, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए हाथी परियोजना जो है कब लाया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो हाथी परियोजना आपका 1992 में आया था। ठीक है, तो एक है तो तीन हो गया। अच्छा एक है तीन हो गया, यहीं से आप आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि एक है तीन यहीं पे दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका लाल पंडा परियोजना जो है
ये 1996 में आया था। ठीक है। बाघ परियोजना जो है भारत में 1973 में। हंगुल परियोजना ये भारत में 1970 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? ठीक है, घुली हुई ऑक्सीजन का, घुली हुई फ्लोरीन का, घुली हुई मीथेन का, या घुली हुई, देखिए ऑक्सीजन कितना जल में है इसी का गणना किया जाता है जलीय जो भी जीव हैं उनके सेहत के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन का मात्रा जो है जल में कम है, इसका मतलब समझ लीजिए कि जो भी जलीय जीव हैं उन पे जो है खतरे के बादल मंडरा रही है, उनका जीवन जो है खतरे में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा हस्तांतरण का नियम क्या कहलाता है? इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक रूप से जब दूसरे रूप में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो ऐसा जो है माना गया कि 10% जो है इसका क्षय हो जाता है, इसी को 10% का नियम दिया गया। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल जो है सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला जो है लिया गया था? विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पे प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसा बात रखा गया था 1900 जो है आपको 87 वाले में। खैर इस पे जो है स्ट्रिक्टली अमल कोई नहीं कर पाया, यहाँ पे ऑप्शन यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, विश्व वन जीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? यानी WWF का आपका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे पूछा है। ये संगठन जो है गैर सरकारी संगठन है आपका, इसका स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुआ था और इसका प्रतीक चिन्ह है सफेद आपका पांडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय भी ध्यान रखेंगे आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पे दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। अब इस स्थिति के लिए जो है जिम्मेवार कारक कौन सा है? आखिर ऐसा स्थिति उनका क्यों हुआ है? नवीन प्रवेश जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, गोपसु जो है मालकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपको पता है, देखिए गिद्ध वगैरह के लिए आपको पता ही है कि इनका जो है मुख्य भोजन का जो है स्रोत क्या है। प्राकृतिक रूप से जो भी मान लीजिए कि मृत जो पशु होते हैं उन्हीं का मांसों का क्या करते हैं, ये भक्षण कर लेते हैं। लेकिन ये जो मालिक के द्वारा उनके रुग्ण पशुओं को उपचार हेतु जो है प्रयुक्त एक औषधि के रूप में, और ये यूज करने से क्या होगा? अब इसी का ये भक्षण करेंगे, जैसे पशुओं का उपचार किया गया, ठीक है, पशु को बहुत सारा आजकल दवा वगैरह मान लीजिए दिया जा रहा है, और उसी का वो क्या करेंगे, भक्षण करेंगे, फिर वो बीमार होकर लुप्त के कगार पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका यही हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का विकल्प जो है नहीं है। प्राथमिक प्रदूषण के विकल्प कौन सा नहीं है? देखिए प्रदूषण जो है जनरली दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। प्राथमिक किसको बोलते हैं? जो प्राकृतिक या जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा सीधे निष्कासित होता है, चाहे वो कोई आपको मानवीय क्रियाकलाप हो या प्राकृतिक क्रियाकलाप हो, और सीधे उससे प्रदूषण फैल रहा तो उसको हम प्राकृतिक बोलते हैं या प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, DDT वगैरह, प्लास्टिक वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर ध्यान देंगे तो द्वितीय किसको बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसमें H2SO4 आ गया, आपका NH3 आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक प्रदूषण कौन नहीं है? ठीक है, देखिए तो प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड तो हो जाएगा, DDP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव जो है सीधा होता है? ठीक है, तो इसमें ऊर्जा पिरामिड जो है सदैव आपको सीधा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये? ठीक है, पूछा जा रहा है, ये आपको नागपुर में अवस्थित है और 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान। द फ्यूचर वी वांट नामक जो है शीर्षक जारी घोषणा पत्र का संबंध है, किससे संबंध है ये? तो ये आपको रियो प्लस जो है 20 सम्मेलन से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए 41/3 दिया है, 41/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 1, 3 3 का ये 13 दशमलव कुछ आएगा, ये लगभग 15 के आसपास में आएगा।
ये लगभग आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 3 1 6 5, ये लगभग 25 के समथिंग आएगा। और ये आ जाएगा 12 दूना 24, 0 12 चौके, ये 204। इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि किसके बराबर कौन होगा। ठीक है, देखिए 1236 है यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन दिया है, ये आपका क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सारा में आपको 1/2 1/2 1/2 यहाँ पे तो कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/2 1/2 प्लस 1/2 और एक और है यहाँ पे 1/2, इसको एक साथ रख दीजिए और बाकी इसको एक साथ रख दीजिए, प्लस 1 प्लस 11 प्लस, ठीक है, 111 है यहाँ पे, प्लस 1111, यही है। ठीक है, सारा को ऐड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा आपका। ये 1/2 1/2, ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हाफ हाफ 1, ये तो 2 बन जाएगा। प्लस यहाँ पे यदि आप ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना है 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है 1, इसको ऐड कीजिए 1 2 3 4 हो गया, और ये हो गया 1 2 3, और ये हो गया 1 2, और ये हो गया 1, यानी 1200 आपको 34, 1234 है, दो कितना हो गया 1236। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका 1236 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 76। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, x1 x2 तथा x3 का औसत है 14, x1 और x2 का है योग का दुगुना 30 है, x3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका औसत कितना दिया है 14, यानी यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन ये क्या बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो गया 42 हो गया। चलिए इसको लेफ्ट साइड में हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन तो अपना आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो गया 42। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, x1 और x2 का योग का दोगुना 30 है। तो सबसे पहले x1 और x2 को ऐड कर देते हैं। लीजिए x1 और x2 को ऐड कर दिए और इसका क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे x3 का मान निकालना था, चलिए इसको आप मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा x1 प्लस x2, ये डिवाइड होगा तो 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे सीधे आपको दिख रहा है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू आपको पता हो गया, और यहाँ पे x1 प्लस x2 का वैल्यू पुट कीजिए तो x3 यहाँ से निकल ही जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली कहानी है। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 का वैल्यू पुट करते हैं 15 प्लस x3 एज इट इज लिखिए इक्वल टू कितना है 42। तो यहाँ से x3 का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, 42 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा 12 में से 5 गया ये 7 हो गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कितना आ गया 27। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 27। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रुपया जो है 425 को 4 पुरुष 5 महिला और 6 बच्चे में 9:8:4 के रेशियो में बांटा जाता है। तो बताइए पुरुष का हिस्सा बताइए, लेकिन कितने, एक पुरुष का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल है नहीं इसमें। देखिए 425 रुपये है आपके पास टोटल, और इसको बांटना है 3 लोगों में। ठीक है, एक इसमें जो है पुरुष है, पुरुष कितने हैं 4 हैं, महिलाएं कितनी है 5, और बच्चे कितने हैं 6। अब इनका आपको रेशियो भी पता है, रेशियो क्या है, पुरुष को जो है 9 रेशियो मिल रहा है, महिला को 8, और यहाँ पे इनको 4 रेशियो मिल रहा है। बस यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इनका हिस्सा निकाल लीजिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये 9 चौका 36 हो जाएगा, ये 5 और 8 है 40, और ये 6 चौका 24। ठीक है, ये इनका हिस्सा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक का आपको निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, 425 तो आपको टोटल है। ठीक है, और पुरुष का ही निकालना है, तो ये पुरुष का रख दे डाटा ऊपर 36, और ये टोटल कितना है ऐड कर लें, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 4 6 10, और 2 और 4 6 3 9 1 10, यानी टोटल 100 आ गया। 100 को यहाँ पे नीचे रखें, तो ये तो टोटल पुरुष का आ जाएगा, लेकिन आपको कितना निकालना है, एक का निकालना है, तो यहाँ पे 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। बस यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर बन जाएगा। अब कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे ये देखिए 4 9 जो है 36 हो गया,
ये यहाँ पे 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 अवटे 40 और 50 25 और ये हो गया 5 चौके 20 और यहाँ पे हो गया 5 एकम 5 और 3 और 5 5 सतह यानी 17 नवा कितना होता है आपका 153 और ये नीचे डिवाइड में 4 आ गया। बस अब देख लें, ये 4 चौके जो है आपका 16 नहीं होगा, 4 3 12 और 3 3 4 8 है 32 और 1 यानी 38 कुछ आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखें 38.25 यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्या पूछा गया है, एक रेलवे स्टेशन है पे एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट में 2 मिनट पे आती है और एक अप ट्रेन जो है प्रति 3 मिनट पे गुजरती है, तो 30 मिनट में कितनी ट्रेन गुजरेगी। तो आसान सा आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए डाउन ट्रेन का क्या दिया है, 2 मिनट में एक आ जाती है, तो 30 मिनट में लाना है तो बस 30 से डिवाइड कर दीजिए 2 से, यानी 15 ट्रेन गुजरेगी कौन, डाउन वाली। अप वाली जो है 3 मिनट में गुजरती है, तो 30 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 ट्रेन गुजरेगी। 15 10 25 आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। देखिए एक जो है आपको समबहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना है, यहाँ पे 1560 दिया गया है, उसमें भुजाओं की संख्या, ये 1560 नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा आपका, ये जो है 156 डिग्री दिया होगा, ये जीरो जो है डिग्री होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है 156 डिग्री होगा। बाकी इतना बड़ा जो है एंगल कहीं दिया नहीं जाता है, बाकी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। समबहुभुज में प्रत्येक कोण कितने का है, 156 डिग्री का है, इसमें भुजा का संख्या आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो है बस फार्मूला पे आप पुट करेंगे और आपका आंसर जो है निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। समबहुभुज में देखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 डिवाइड आपका n इंटू 180 और यही क्या होता है आपका एंगल आता है, तो इसके एंगल के इक्वल कर दीजिए। ये आपको n निकालना है, n क्या है यहाँ पे भुजा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180n माइनस 180 दूना ये 360 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया 156n। अब यहाँ पे n को एक साइड कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो आपका आंसर निकल जाना चाहिए। देखिए 180n है, इसको अगर लेफ्ट में हम लोग लेके आते हैं तो 180n माइनस 156n हो जाएगा और ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 360। अब ये 10 में से 6 गया 4 हो गया आपका, ये 7 में से 5 गया 2 हो गया, 24n इक्वल टू हो गया 360। n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 360 में डिवाइड कर दें 24 से, 12 दूना 24, 12 3 36, ये 2 से हो गया 15, यानी क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। आपको निकालना था कि समबहुभुज का जो है भुजा कितना होगा जिसके प्रत्येक जो है आंतरिक एंगल 156 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है सभी को। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, n-2 ठीक है इंटू 180 बाई एन इजकल टू आपको एंगल के इक्वल कर देना था। अगला देखते हैं, ये आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और मैं आपको सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। परफेक्ट को यदि मान लीजिए लिखते हैं हम लोग, तो बताइए ब्राउन को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ढूंढना है कि आखिर परफेक्ट को ऐसा लिखा गया कैसे। यहाँ पे देखिए पी है, पी के बदले जो है यहाँ पे देखेंगे तो पी के बदले क्या लिखा गया है आर, इसका मतलब पी क्यू आर होता है, +2 किया गया है। ई के बदले देखे क्या लिखा गया है जी, यानी यहाँ पे ई एफ जी, यहाँ पे भी +2 किया गया, अपने को पता चल गया +2 का रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बी में +2 करेंगे, अब बी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इसके बाद आर में +2 कीजिए तो आर एस टी टी आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं डी टी जो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे जो है आपको ध्यान देंगे तो आपको एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगा यहाँ पे। देखिए बी एल के बदले यहाँ पे 12 लिखा गया, आपको ये रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यदि आपसे नहीं सॉल्व होता है तो इसको क्या करेंगे, तत्कालिक स्केप करके और फिर आगे सॉल्व करेंगे लास्ट में जब टाइम बचता है। कभी कभी इसमें बहुत टाइम लगा देने के बाद भी आपका आंसर नहीं आता है। देखिए बी है, बी का पोजीशन क्या होता है 2 होता है, एल का पोजीशन आपका 12 होता है, तो इसमें हम 2 12 ऐड किए कितना आ गया, ये तो 14 आ गया। यहाँ पे क्या लिख रहा है 12, ये तो आ नहीं रहा है। अच्छा डी प्लस जी को ऐड करते हैं
डी का पोजीशन कितना होता है पता ही है आपको, 4 होता है, और जी का होता है 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7 4 11। यहाँ 9 दिख रहा है। अच्छा, ये कि अब हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे अपना 14 आ रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 आ रहा है। इसका मतलब इसमें -2 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, -2। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे -2 कर लेते हैं, तो ये 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे -2 कीजिएगा, देखिए 9 आ जाएगा। अच्छा, इसको चेक करके देख लेते हैं। ई का पोजीशन क्या होता है आपका, 5, और आई का पोजीशन होता है 9। -2 कीजिए, 9 5 14 -2 कितना हो गया, 12। 12 आ गया। इसका मतलब सिंपली दोनों का पोजीशन ऐड करके -2 करना है। क्यू का पोजीशन आपको क्या होता है, 17, और एस का यहाँ पोजीशन होता है 19। इसमें से -2 कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 7 16, और ये 3 36 -2 कितना आ गया, 34। यानी आंसर क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, आगे देखिए। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, ये हो गई गीता, ये हो गया आपका रमेश। इसके ओर इशारा करते हुए रमेश क्या कहता है कि मैं उनकी माँ के पुत्र का, यानी गीता की माँ हो गई, मान लीजिए इनकी माँ हो गई, इनके माँ के पुत्र का, इनके माँ का पुत्र हो गया, इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गीता का रमेश के साथ क्या संबंध होगा। ठीक है, आप बता ही देंगे। ये एक बच्चा है, ये बोल रहा है कि ये जो गीता है, इनकी माँ का जो है पुत्र, यानी ये क्या हो जाएगा, इन लोग का बुआ का रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे एक और चार्ट दिया गया है, लुप्त संख्या यहाँ पे बताना है क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड करना होगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, 3 है, 5 है, ऐसे करके है। तो यहाँ पे अगर ऐड करते हैं 2 3 तो 5 आ जाता है, लेकिन 17 बार ऐड कीजिएगा तो ये तो 8 आएगा नहीं, तो ये तो ऐड करने का है नहीं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 में 2 से यहाँ पे गुना कर, 5 में 2 से हो गया 8, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। ठीक है, 3 में 2 ऐड कीजिए 5 आएगा। अच्छा, 5 में फिर 3 ऐड कीजिए 8 आएगा। 8 में 4 ऐड कीजिए 12, 12 में 5 17, 17 में 6 ऐड कीजिए 23, तो 23 में 7 ऐड करेंगे 30। ठीक है, ये सीक्वेंस हो जाएगा। देखिए पहले 2 है, यहाँ पे 2 में 1 ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 3। 3 में फिर 2 ऐड कीजिए, कितना आ जा रहा है, 5। 5 में फिर से आप 3 ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 8। 8 में फिर 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 में अब कितना ऐड करना है आपको, 5, एक एक बढ़ाते जाना है, 17 आ जाएगा। 17 में 6 ऐड कीजिए अब 23, और 23 में 7 ऐड कीजिए 30, और 30 में 8 ऐड कीजिए 38। यानी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 2022 का रैंक जो है, इसमें भारत को 43 पोजीशन मिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें 55 देश में भारत को कितना मिला था, 43वां पोजीशन मिला था। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया अपना 84 85 देखते हैं। अब जो है जरूरी नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज जो है डेली ही आपको मिले, आप अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है टेस्ट सीरीज दे। ठीक है, बाकी बहुत सारा कंटेंट जो है चैनल पे है, तो आप लोग जो है इसको देखते रहेंगे। किसी राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान करने के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। ठीक है, ई वेस्ट इको पार्क आपको पता ही है कि दिल्ली में जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मनरेगा के संदर्भ में यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा आपको सही होगा। ठीक है, देखिए पहला दिया है, मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए लोकपाल ऐप जो है मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन एक केंद्रीय जो है ग्रामीण विकास जो पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह, उनके द्वारा किया गया था 2022 में 24 फरवरी को। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया, बट इसके लिए है लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप जो है गवर्नेंस की ओर एक कदम है, जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मदद करेगा। दूसरा तो सही है, पहला यहाँ पे चूंकि गलत है, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 87। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, अभी खैर ये राष्ट्रपति नहीं रहे। आगे देखिए, भारतीय प्रतिभूति और जो है विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो ये बनी है आपको माधवपुरी बुच। आगे देखिए,
यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज जो है बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में पूछा गया था। दुनिया की पहली प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? प्लांट वेस्ट, ठीक है, तो ये जो है आपको कोविफेंज है, ठीक है, कनाडा के द्वारा ये बनाया गया है। अगला देखिए, किसने जो है मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग में जो है खिताब जीता है? तो ये जो है राफेल नडाल के द्वारा यहाँ पे जीता गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्या पूछा गया है, भारत में जो है विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था का एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? ये जो है आपको जुनैद जो है कमाल अहमद को, विश्व बैंक के प्रमुख जो है जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था का एजेंसी के रूप में इनको क्या उपाध्यक्ष बनाया गया है। डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, ठीक है, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है आपको? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आगे देखिए, विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम के संदर्भ में बताइए। 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, ठीक है, आपको बताना है कितना इसमें सही है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं हम। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट तो एटलीस्ट दिख ही रहा होगा, बाकी ऑप्शन देखिए नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए विज्ञान जो है विज्ञान सर्वत्र पूजते के बारे में, इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ये जो है विज्ञान सर्वत्र जो है पूजते कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअल मोड में किया गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा, गलत हो गया। छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं को वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना है। तो ये दोनों ही क्या है, सही है। तो 2-3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ने कहाँ पे आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? आरोग्य वनम का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया। अगला देखें, 35वां जो है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम क्या था? ठीक है, इसका सॉरी थीम नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये कहाँ जो है आयोजन इसका किया गया, ठीक है। तो इसका जो आयोजन आपको किया गया है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है। ये 35वां पूछा गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन था? देखिए थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, ठीक है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन यहाँ पे आयोजन कहाँ हुआ था इसका, तो इसलिए मैं सोचने लगा आयोजन तो इसका आपको हरियाणा में हुआ था, ठीक है, हरियाणा में जो है यहाँ पे फरीदाबाद में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था थीम राज्य कौन था, तो थीम राज्य आपका जम्मू कश्मीर ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सेंटर फॉर जो है साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो है 2022 की बात करें, इसमें भारत को जो है 120 रैंक मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय मूल्यांकन और जो है प्रत्यानन परिषद एनएससी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नए अध्यक्ष जो है आपको कौन बने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये भूषण जो है पटवर्धन। अगला है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पे निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? ठीक है, ये जो है आपको बेंगलुरु में किया गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? यह स्थापित अपना नई दिल्ली में करेगा, ठीक है। अगला देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई थी? तो ये किसके द्वारा 5 मार्च को की गई है, ये आपको एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है एस्लाइनेक्स का 9वां संस्करण जो है आयोजित किया गया? ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था स्लिनेक्स, ठीक है, और ये नौसैनिक अभ्यास है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, देखिए स्टडी इन इंडिया मिड 2022 के संदर्भ में यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, आपको बताना है इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सही है।
स्टडी इन इंडिया मीट 2022, ठीक है। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम जो है देरा इस्वामी ने किया। ये तो स्टेटमेंट सही है, इन्हीं के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपको गलत है, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर यहाँ पे केवल 2 बनेगा और केवल 2 ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 103। देखिए यहाँ पे, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जो है फरवरी 2023 में किया गया, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है बोध गया में शयन मुद्रा में जो है भगवान बुद्ध का एक जो है प्रतिमा 100 फीट लंबा और 30 फीट जो है ऊंचा यहाँ पे बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य को 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ये त्रिपुरा के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, 8 मार्च 2022 को ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नैरोबी केनिया में। नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया? तो ये भूमिका श्रेष्ठ को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज करने की सूची में सबसे जो है ऊपर है? इसमें सबसे जो है अभी मिशन जो है इंद्रधनुष 4.0 चल रहा है, ठीक है। ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है 4.0 में क्या हासिल किया गया था, किसके द्वारा? ये जो है आपका उड़ीसा के द्वारा, ठीक है। कोविड-19 जो है संक्रमण काल में जो है सबसे ज़्यादा जो है टीकाकरण वहाँ पे किया गया। आगे देखते हैं, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था? सेल्फी अभियान आपको पता ही है, शिक्षा मंत्रालय का अभियान था। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। हाल ही में जो है किस मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत जो है की गई? रूरल जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी शुरुआत की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं को आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये जो है यूरोपियन संघ के द्वारा फैसला लिया गया है कि यदि जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा तो इस पे जो है आपको शुल्क लगाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111। किस दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर जो है घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो यहाँ पे 1971 से जो है ये था आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112। नीचे दिया गया राज्य है, इसमें किसका लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर 2011 का जनगणना का बात करेंगे तो भारत का जो है ओवरऑल देश का लिंगानुपात कितना है? 9 से 43 है, ठीक है। 1000 पुरुष और 9 से 43 महिला है। अब इससे कम पूछा गया है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाता सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे केरल हो जाता है। याद रखेंगे केरल का कितना है? 1084 है, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाता था हरियाणा हो जाता है 879। अब यहाँ पूछा है 9 से 43 से कौन कम है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 938 है, ठीक है। तो 9 से 43 से कम ही है। मणिपुर का 992 है आपका, ये तो होगा नहीं। उत्तराखंड का आपका 963 है, ये भी अधिक होगा। हिमाचल का 972 है, ठीक है। तो पूछा था कि भारत के लिंगानुपात से कम, तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा। खैर ऑप्शन में अगर हरियाणा होता तो हरियाणा को भी कर देते। हरियाणा खैर ओवरऑल ही सबसे कम है। 2011 के अंतिम जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? ठीक है, तो अगर 2011 का हम लोग रिपोर्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिजोरम ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे मिजोरम सर्वाधिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग का? 13 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
अब देखिए आपके सिलेबस में जो है मेंशन किया गया था कि जनगणना वगैरह से क्वेश्चन पूछेंगे, तो टेस्ट सीरीज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 4.1% दिव्यांग व्यक्ति हैं। ये पहला जो है स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए 2011 एक की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व 77 की वृद्धि हुई, तो ये भी क्या है, गलत है आपका। 2000 अगर एक में देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व कितना था भारत का, 325 था, ठीक है। और ये 2000 आपको 11 में 382 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया, 12 में से 5 गया 7, और ये 7 2 5, ठीक है। तो ये 77 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 57 बढ़ा है, ठीक है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। उत्तर प्रदेश में अगर साक्षरता दर देखेंगे तो आपका 67% आएगा, जबकि आंध्र प्रदेश में 67 आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखिए ऑप्शन डी, 2011 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, ये क्या है, आपको यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सही पूछना था, तो सही तो ऑप्शन सी ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है, ठीक है। अब देखिए इन सब में आपको देख के बताना है, ये 2011 का रिपोर्ट के आधार पर ही आपको सारा उत्तर बताना है। सबसे अधिक यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का जनसंख्या देखेंगे तो 4.19 करोड़ है, जबकि असम यहाँ पे 3.12 है, केरल आपका 3.34 है, और आपका झारखंड लगभग 3.29 है। बाकी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पता ही है, उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे महाराष्ट्र और बिहार आ जाएगा फिर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है, ठीक है। तो सही बात है, प्रयागराज सर्वाधिक आबादी। अच्छा यहाँ पे आपको गलत बताना है, तो ये तो सही है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 918 नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखिए 912 है, तो ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 14 की वृद्धि हुई है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 24.3 है, और यही क्या हो गया, आपको गलत हो गया, ठीक है। नगरीय जनसंख्या देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो लगभग 22.3% है, ठीक है। नगर में लगभग जो है टोटल उत्तर प्रदेश का जनसंख्या आपको 19.98 करोड़ में जो आपको है 4.44 लोग जो है नगर की जनसंख्या में रहते हैं, 4.44 करोड़ है, यहाँ पे 22% होगा, यानी आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। गलत बताना था। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यूपी स्पेशल का वीडियो बना है, वो जाके आप देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप यूपी पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज वगैरह बना है, आप जाके आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दर की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे कम श्रावस्ती में है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में अगर देखेंगे तो 80.12% है, जबकि आपका श्रावस्ती में सबसे कम, ठीक है। अच्छा ओवरऑल जो है, अच्छा श्रावस्ती में भी डाटा आप याद रखेंगे, हो सकता है कहीं पूछ दे, 46.74 ओवरऑल उत्तर प्रदेश का जो है, अगर आपसे साक्षरता दर पूछा जाए तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे 67.7%। अगला देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। इसके प्रवर्तक थे आपका एडविन केनन। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे जो है अधिक है, ये पूछा जा रहा है। तो इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या में गोवा सबसे ज़्यादा आ जाएगा। गोवा में जो है नगर में रहने वाले लोग लगभग 62.2% है, जबकि अगर केरल की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 47.7%, और मिजोरम में लगभग 52, ठीक है, और तमिल में आपका 48.4। तो सबसे अधिक गोवा में याद रखेंगे, नगर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है, ठीक है, जहां नगरीय जो है जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। देखिए 2011 का रेफरेंस अगर रखेंगे तो सबसे अगर अधिक पूछा जाएगा नगरीय जनसंख्या तो वो दिल्ली हो जाएगा आपका 97.5%, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, ठीक है, और सबसे कम जो है लक्षद्वीप का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथन में से जो है कौन सा आपको सही है।
बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। तो ये बात क्या है? सही है। बाराबंकी में मेंथा तेल की शुद्धता की जांच के लिए फ्रेगनेंस और जो है फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपको? गलत है। ठीक है, शुद्धता के लिए कनौज में स्थापित किया गया है ये, ना कि यहाँ पे बाराबंकी में। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल एक सही होगा, केवल एक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 122 देखें, निम्नलिखित घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है? सितार वादन के लिए इटावा घराना जो है जाना जाता है। अगला देखें, रोजा ताप विद्युत परियोजना स्थित कहाँ पे है? तो यूपी स्पेशल से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग देखे थे सिलेबस में। तो देखिए यूपी स्पेशल से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये रोजा ताप जो है विद्युत परियोजना कहाँ पे है? आपको शाहजहांपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन जो है शुरू किया गया है? ये आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, 2021 में ये शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ठीक है, तो यानी उत्तर प्रदेश का सीमा किस किस के साथ लगता है? तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। चलिए ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे राजस्थान के साथ सीमा तो लगता है, सही है ये। छत्तीसगढ़ के साथ भी लगता है, झारखंड, पंजाब के साथ ही सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी एक ऑप्शन बी में है। ठीक है, 126 देखें, देखें यहाँ पे, बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा एक नृत्य जो है पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है? तो ये जो है आपका ख्याल नृत्य किया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए इसमें से जो है आपको कौन सही है। ठीक है, देखिए, पहला है आपको, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्रालय के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में वर्ष 1988 में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार जो है निदेशालय की स्थापना की गई है। सही है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1989 में महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपको यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। आगे देखिए, बीबी गिरी राष्ट्रीय जो है श्रम संस्थान, ये कहाँ आपको अवस्थित है ये बताना है। ये आपको नोएडा में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ जो है पशु चिकित्सीय जो है पॉली क्लिनिक स्थापित की गई है? ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, तो यहाँ पे पशु चिकित्सा के लिए पॉली क्लिनिक जो है स्थापित पूछा है कि कहाँ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर, बनारसी, सफेद, सारा जगह किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, यहाँ भी दो स्टेटमेंट है आपको और इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। पहला में केवल एक है, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला देखिए, उत्तर प्रदेश को 20 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, पहला है। दूसरा यहाँ पे दिया गया, अच्छा तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में इसको बांटा गया उत्तर प्रदेश को, कितने में? 9 में, ना कि 20 में। उत्तर प्रदेश में कुल जो है कृषि पारिस्थितिक तंत्रों की संख्या 9 है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपको? गलत हो गया। यहाँ पे जो है 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये उल्टा कर दिया था बस आपका, दोनों ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन तो आपको पता ही चल गया होगा, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, सॉरी 131, उत्तर प्रदेश के प्रभावी जो है आपको, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखे थे अभी? 130 ही देखे थे, ठीक है, 131 ही देखना होगा। उत्तर प्रदेश के प्रभावी जो है स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में बताइए, दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें आपको सही है ये बताना है। ठीक है, सेम वैसे ही आपको स्टेटमेंट है। पहला देखिए, मिशन जो इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसको 2020 तक पूर्ण करना था। ठीक है, ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपको? गलत है, इसमें 5 लाख जो है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला, आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ये 7 लाख का नहीं किया जाता है, आपको कितना किया जाता है? 5 लाख का। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो होता है, ये 7 प्रकार के रोगों के लिए इसमें टीका दिया जाता है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटेनस हो गया आपका, पोलियो, एक्समा, खसरा वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही आपको चूंकि गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, 1911 में जो है लखनऊ में स्थापित कला और
शिल्प महाविद्यालय में किस परिचायक को महाविद्यालय का सूर्य जो है कहा गया है? ठीक है, आप लोग पैरेलली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सुधीर रंजन जो है खस्तगीर को। वंदे मातरम योजना का संबंध जो है किससे है पूछा गया है? ये जो है आपको गरीबों को जो है पक्के आवास उपलब्ध कराने से है। ठीक है, वंदे मातरम योजना, नहीं नहीं, ये गरीबों को वंदे मातरम योजना, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये वंदे मातरम योजना जो है आपको, ये गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देने के लिए है। ठीक है, और ये 2004 में जो है इसको शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? ये 1972 में की गई थी। आगे देखें, यहाँ पे फिर मिला एक तरफ संस्थान है, एक तरफ इनका अवस्थिति है। ठीक है, सुमेलित करना है। जैसे पहला है आपका भारतीय नाट्य अकादमी, ये कहाँ पे आपको लखनऊ में है, 1 का 2 हो गया। निराला आर्ट गैलरी, ये प्रयागराज में है। भारतीय जो है राष्ट्रीय लोक कला परिषद, ठीक है, ये कहाँ आपका वाराणसी में है। और कारपेट इको लैब, ये भदोही में ही है। तो ये 2 1 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका इस साइड में होगा, देखते हैं। 2 1 3 4 ऑप्शन में देखे कहाँ पे, ऑप्शन बी में है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन है? अफीम उत्पादन में सबसे जो है आगे बाराबंकी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, ये देखिए भारतीय है तो ये यूपी स्पेशल नहीं हो गया आपका, ये नेशनल में भी इसको हम लोग काउंट करेंगे। ये 1952 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में इसका स्थापना किया गया था, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का। उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों का नवीनतम संख्या कितना है? तो उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल है आपको, 75 यहाँ पे जिले हैं, राजधानी तो आपको पता ही है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश जो है एनआरआई का गठन जो है कब किया गया था? उत्तर प्रदेश एनआरआई विभाग का गठन जो है पूछा जा रहा है कब किया गया था? ये जुलाई 2014 में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन आज का रहा, बटकेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में बताना है। यहाँ पे 3 आपको कथन दिया गया है। ठीक है, कौन इसमें सही है? बटकेश्वर नामक स्थान के बारे में पहला देखिए क्या लिखा है, बटकेश्वर यमुना के तट पे स्थित एक मंदिरों का शहर है जो है बटेश्वर है। बटेश्वर अपने वार्षिक जो है पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। बटेश्वर 22वें जो है जैन तीर्थकार नेमीचंद का जन्म स्थान भी है। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट ही आपको क्या है, सही है। तो सारा स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 2 था। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। तो आप लोग लेक्चर को देखिए, लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो आप लेक्चर को अधिक से अधिक बच्चों में पहुंचाएं, ताकि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो मेहनत है, बिल्कुल साकार सिद्ध हो सके और आप भी इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। चलिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।